अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज सेकंड ऑर्गेनेली है, नेक्स्ट ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये फर्स्ट ईयर के सेल पैथोलॉजी जो फर्स्ट यूनिट है, इसी का ही एक टॉपिक है और इंडिकेट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। तो चलते स्टार्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, और सबसे पहले हम जानेंगे जो वर्ड माइटोकॉन्ड्रिया है, इस लफ्ज को समझेंगे, फिर आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, माइटोस एंड कॉन्ड्रियन। कॉन्ड्रियन, माइटोस मीन्स थ्रेड, माइटोस मीन्स थ्रेड एंड कॉन्ड्रियन मीन्स ग्रेन्यूल। मतलब इसका ये है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया की पोजीशन हम देखें सेल में, अगर इलांगेटेड पोजीशन में ये पड़े होंगे, ओरिजेंटली हम देखें तो ये हमें थ्रेड नजर आती है, थ्रेड शेप में नजर आती है, दागे नुमा नजर आती है। और अगर हम इसको वर्टिकली एम्बेडेड शेप में देखेंगे, बास टाइम माइटोकॉन्ड्रिया एम्बेडेड होती है साइटोप्लाज्म में, तो ये हमें छोटे छोटे दाने जैसे नजर आती है, यानी ग्रेनुलर फॉर्म में नजर आती है, ग्रेन्यूल्स शेप में नजर आती। तो इसीलिए ये नाम इसके पोजीशन के लिहाज से पड़ा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को फंक्शन के लिहाज से माइटोकॉन्ड्रिया के कई नाम हैं। ये सेल में सबसे ज्यादा बिजी और एक्टिव ऑर्गेनेली है, और ये एनर्जी प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनेली है। एनर्जी प्रोडक्शन की वजह से इसी माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ये एनर्जी प्रोड्यूस करती है एटीपी की शक्ल में, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट की शक्ल में, इसीलिए इसको एटीपी मिल भी कहते हैं, और इसको सेल फर्नेस भी कहते हैं, इसको सेल स्टोरेज बैटरीज भी कहते हैं। तो बाकी जब हम फंक्शन डिटेल से पढ़ेंगे तब आप समझ जाओगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के क्या फंक्शन है और ये नाम फंक्शन के लिहाज से क्यों दिए गए। अब चलते थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। डिस्कवरी अगर हम देखें, सबसे पहले एल्टमैन ने 1890 में इसको डिस्कवर किए थे, एज ए सेलुलर ऑर्गेनेली इसको डिक्लेयर किए थे, और इसको नाम दिया था, क्या नाम दिया था? ही कॉल्ड देम एंड called them बायोब्लास्ट्स। बायोब्लास्ट, इसके फंक्शन की वजह से ही ये नाम दिया था बायोब्लास्ट। एनर्जी प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनेली की वजह से इसका नाम दिया था बायोब्लास्ट। बाद में ये जो टर्म माइटोकॉन्ड्रिया है, जो नाम माइटोकॉन्ड्रिया है, नाम किसने दिया? कार्ल बेंडा ने, जिसको हम मुख्तसर सी बेंडा भी कहते हैं। तब ये नाम रखा था 1898 में। अगर हम साइज देखें तो जो माइटोकॉन्ड्रिया की टाइपिकल लेंथ होती है, लेंथ तकरीबन 4.1 माइक्रोमीटर होती है। अगर हम डायमीटर इसका देखें तो डायमीटर 0.221 माइक्रोमीटर इसका डाया होता है। तो नंबर से पहले अगर हम देखें इसकी लोकेशन या इसकी प्रेजेंस, माइटोकॉन्ड्रिया किन सेल में मौजूद होती है और किन सेल में मौजूद नहीं होती है। चलो ये देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ मौजूद होती है। माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती है प्रोकैरियोटिक सेल में, एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल में ये मौजूद नहीं होती है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया सारे यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होती है एक्सेप्ट मेमेलियन आरबीसी के। एंड माइटोकॉन्ड्रिया present in all eukaryotic cell except, कहाँ मौजूद नहीं होती है? एक्सेप्ट इन मेमेलियन आरबीसीज, मेमेलियन रेड ब्लड सेल में ये मौजूद नहीं होती है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखते हैं नंबर्स। अगर यूकैरियोटिक में मौजूद होती है तो तादाद कितनी है? नंबर्स,
माइटोकॉन्ड्रिया वरीज फ्रॉम सेल टू सेल। सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया उन सेल में ज्यादा पाई जाती है जिनका ताल्लुक एनर्जी प्रोडक्शन के साथ हो। अगर हम देखें तो मसल सेल में और लिवर सेल में सबसे ज्यादा पाई जाती है। अगर लिवर सेल में इसको देखें, इन लिवर सेल, ये नंबर्स आपने देखने हैं। इन लिवर सेल्स माइटोकॉन्ड्रिया वरीज फ्रॉम 1000 to 2000 इन नंबर्स। तादाद में लिवर सेल में 1000 से लेकर 2000 सेल्स तक हो सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो नंबर्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की वो 8 सेल में होते हैं। इन 8 सेल्स 8 के जो मसल सेल होते हैं वहां पर तादाद कितनी है? 5000 तक हो सकती है। 5000 माइटोकॉन्ड्रिया 8 के मसल सेल में हो सकते हैं, क्योंकि 8 के जो मसल्स होती हैं वो हर वक्त कॉन्ट्रैक्शन की हालत में होते हैं, एक्टिव हालत में होती हैं, पंपिंग कर रहे होते हैं, तो मूवमेंट हर वक्त होती है। सारी लाइफ 8 में ये रुक नहीं सकती है, तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की नीड होती है 8 मसल्स में, और 8 को वर्किंग के लिए एनर्जी की नीड होती है। तो इसलिए सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया जो ह्यूमन बॉडी में है वो 8 के मसल्स में पाए जाते हैं। इसके अलावा और भी अगर आप स्पर्मेटोजोआ देखें तो स्पर्मेटोजोआ में जो माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद है स्पर्म में, चलो लिख लेते हैं। स्पर्म सेल्स में ये नंबर 50 से लेकर 75 तक, 50 to 75 तक माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं। क्लियर हो गया? अब आ जाती है, देखो माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया कितने हो सकते हैं? अगर एक ग्रुप की शक्ल में मौजूद होते हैं, सारे माइटोकॉन्ड्रिया को इकट्ठे क्या नाम देते हैं? कॉन्ड्रियोम या इसको कॉन्ड्रियोसोम भी कहते हैं। कॉन्ड्रियोम और कॉन्ड्रियोसोम, ये लफ्ज क्या है? आपके बुक में भी मेंशन है। कॉन्ड्रियोम या कॉन्ड्रियोसोम क्या है? ऑल द माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन सेल इन क्लस्टर फॉर्म और इन ग्रुप फॉर्म, जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया सेल में मौजूद होते हैं इन सबको इकट्ठे क्या नाम देते हैं? इन ग्रुप को कॉन्ड्रियोम या कॉन्ड्रियोसोम। all the mitochondria present in cytoplasm, इनको क्या नाम देते हैं? कॉन्ड्रियोम या कॉन्ड्रियोसोम। क्लियर हो गए? बास टाइम मसल सेल में हम माइटोकॉन्ड्रिया को भी एक अलग सा नाम देते हैं, सार्कोकॉन्ड्रियोम भी कह सकते हैं। बहरहाल उस तरफ नहीं जाते, जो आपकी बुक है उसी को डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। एक माइटोकॉन्ड्रिया का जो टाइपिकल स्ट्रक्चर है उसमें कौन कौन से पार्ट शामिल हैं इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। फिर बाद में जब स्ट्रक्चर समझ जाएंगे तो आपको डिफिनेशन इजीली आप लिख सकोगे और डिफिनेशन हम इजीली कर सकेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली। माइटोकॉन्ड्रिया के पास 2 ऑर्गेनेलीज होती हैं। इससे पहले आप क्लोरोप्लास्ट पढ़ चुके हैं, लाइसोसोम पढ़ चुके हैं, गोल्गी बॉडी पढ़ चुके हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ चुके हैं, लाइसोसोम पढ़ चुके हैं। ये सारे क्या है? सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली थे। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों डबल मेम्ब्रेनस है, न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेनस है। चूंकि हम पढ़ रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया को देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली। तो बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है ये आउटर मेम्ब्रेन कहलाती है, आउटर मेम्ब्रेन। और आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, इसमें कोई फोल्ड नजर नहीं आते हैं। ये और इनर मेम्ब्रेन जो है वो फोल्डेड फॉर्म में होती है, ये इनवर्ड फोल्ड्स बना रही होती है। तो जो इनर मेम्ब्रेन है ये फोल्डेड फॉर्म में मौजूद होती है। इनर मेम्ब्रेन
of mitochondria is in folded form and due to this folding, इन फोल्डिंग की वजह से ये क्या बनाते हैं, कुछ चैनल्स बनाते हैं और इन चैनल्स को हम नाम देते हैं, क्रिस्टा का नाम देते हैं, या इन चैनल्स को हम सिस्टरना भी कह सकते हैं, सिस्टरना या क्रिस्टा। ये पहले भी मैं समझा चुका हूं कि क्रिस्टा और सिस्टरना, ये चांद जो पहली रात का चांद है उस शेप को हम कहते हैं क्रिस्टा या सिस्टरना। क्लियर हो गया? बिटवीन दीज टू मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, यहां पर एक स्पेस मौजूद होती है, इस स्पेस को कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्लियर हो गया? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस का भी स्पेसिफिक फंक्शन है, ये भी समझेंगे इसी स्ट्रक्चर में। आगे देखते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर को। इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया दिस फ्लूइड पोर्शन, सही, इस पोर्शन को हम क्या नाम देते? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इसको क्या कहेंगे? मैट्रिक्स का नाम देते हैं। मैट्रिक्स में डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम मौजूद होते हैं। एंजाइम के अलावा मैट्रिक्स में राइबोसोम्स मौजूद होती हैं। उसी तरह राइबोसोम, जिस तरह साइटोप्लाज्म में राइबोसोम मौजूद थे, फर्क सिर्फ ये है कि साइज में छोटे होते हैं। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया जो राइबोसोम है ये साइज में छोटे होते हैं। तो जो रेड से मैंने हाईलाइट किए, ये क्या है? ये राइबोसोम है, राइबोसोम। वो राइबोसोम साइज में छोटे होते हैं। साइज कितना है राइबोसोम का? 70s में। जो राइबोसोम हमने साइटोप्लाज्म में पढ़े थे या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पढ़े थे, उन राइबोसोम का साइज कितना था? 80s था। लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल के राइबोसोम साइज में छोटे होते हैं। साइज कितना है? 70s है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपनी डीएनए भी मौजूद होती है, अपनी डीएनए भी मौजूद होती है, और ये डीएनए डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर फॉर्म में होती है। आमतौर पर एक टाइपिकल माइटोकॉन्ड्रिया में सिंगल माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मौजूद होती है। अलबत्ता जब माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड हो रही होती है तब हमें उस टाइम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए की कॉपीज भी नजर आती है, 3 कॉपीज, 2 कॉपीज या बहुत सारी कॉपीज नजर आती है। आमतौर पर इसमें डीएनए एक ही होती है और इस डीएनए को हम कहते हैं एम्प्टी डीएनए, यानी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, एम्प्टी डीएनए। क्लियर हो गया? अच्छा, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के हवाले से एक इंफॉर्मेशन आपने याद रखनी है। ये जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, इसमें तकरीबन जीन्स 30 तक जीन्स हो सकते हैं, 30 तक। ये साइज में छोटी होती है न्यूक्लियर डीएनए से, तो इसमें 30 तक जीन हो सकते हैं। और ये डीएनए हमें मदर से इनहेरिट हुई है, यानी मां से हमें मिली है माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए, फादर से हमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली है? फर्टिलाइजेशन के दौरान अगर आप देखते हो तो स्पर्म, मैं यहां पर बना लेता हूं, ये स्पर्म का एड है और न्यूक्लियस जो स्पर्म के एड में मौजूद होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो है या माइटोकॉन्ड्रिया जो है स्पर्म में, ये टेल में मौजूद होती है, इस नेक रीजन में आपको नजर आती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया। अभी एक स्पर्म है, ठीक है, स्पर्म। सही है। जब ये स्पर्म एक के साथ फ्यूजन करता है फर्टिलाइजेशन के दौरान, तो ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन ओनली एड एंटर इनटू द एग, सिर्फ जो स्पर्म का एड है वो एंटर होता है एग में। तो एग में पहले से माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए भी मौजूद होती है, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म में मौजूद होती है फर्टिलाइजेशन के दौरान, ये माइटोकॉन्ड्रिया बाहर रहेगी, क्योंकि टेल बाहर रहता है फर्टिलाइजेशन के दौरान। लिहाजा हमें फादर से माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए या माइटोकॉन्ड्रिया के जो जीन्स है वो नहीं मिलती हैं। हमारे बॉडी में जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मौजूद है वो हमें मदर से मिली है, फादर से नहीं मिली है। क्लियर हो गया? इसको मैं मिटा देता हूं वापस। आगे देखते हैं। अच्छा, जो इनर मेम्ब्रेन है, ये जो इनर मेम्ब्रेन की जो इनर लाइनिंग है,
दीवारों में। यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स आपको नजर आते हैं, चलो यहाँ बना लेते हैं। ऐसे सीक्वेंस में कुछ प्रोटीन आपको नजर आते हैं। इन प्रोटीन्स को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसी चेन का एक और भी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है। ये सारे प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो चेन की सूरत में मौजूद होते हैं। एनर्जी प्रोडक्शन के दौरान जब एनर्जी बनती है तो इलेक्ट्रॉन इन प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस के से गुजर के फिर एनर्जी बनाते हैं। तो एक पेचीदा प्रोसेस है, चैप्टर नंबर 4 में फिर आप समझोगे बायो एनर्जेटिक्स में। सही है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है? प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इनर मेम्ब्रेन की क्रिस्टा होती है, क्रिस्टा के अंदरूनी लाइनिंग में मौजूद होती है। क्लियर हो गया? इसके लास्ट में एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो हमें नोब की तरह नजर आता है, नोब लाइक स्ट्रक्चर। इस तरह इनको हम नाम देते हैं, इसको चलो यहां से अलग से भी बना देते हैं। इनको हम कहते हैं F0 F1 पार्टिकल। F0 F1 पार्टिकल, यही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ही का हिस्सा है। इसके एंड में एक नोब लाइक स्ट्रक्चर है, नोब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम F0 F1 पार्टिकल कहते हैं। कंप्लीट नाम इसका है F0 या F0 F1 पार्टिकल। अब क्यों कहते हैं ये भी मैं समझा देता हूं। और इस F1, चलो इसको अलग से यहां पर बना देते हैं। ये क्या है? F0 F1 पार्टिकल क्या है? इसी पार्टिकल को ऑक्सीजोम भी कहते हैं, ऑक्सीजोम भी कहते हैं। और इसको एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहते हैं। ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चर यहां पर बनाएं, फर्ज करें ये मेम्ब्रेन है, ये जो इनर मेम्ब्रेन है, और इस मेम्ब्रेन के साथ अटैच है, और इसके एक जो सिरा है ये एम्बेडेड होता है, इस मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है। तो इस तरह नोब लाइक शेप में प्रोटीन कॉम्प्लेक्स मौजूद होता है, जिसका एक पार्ट इलांगेटेड है, ट्यूब की तरह है, और वो इस मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है। और दूसरा हिस्सा जो है वो मैट्रिक्स की जानिब है। ये वाला हिस्सा कहाँ पर है? मैट्रिक्स की जानिब है। सही है, ये जो इलांगेटेड पोर्शन है ये है FO पार्टिकल। ये इसका क्या है? FO पार्टिकल या FO पार्ट है। और ये वाला जो है ये F1 पार्ट है, F1 पार्ट है। क्लियर हो गया? जो FO पार्ट होता है, अब देखो इसका फंक्शन क्या है। अगर आप देखते हो ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो दीज प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस, यहां पर हाइड्रोजन जो प्रोटॉन के ग्रेडियंट्स है ये बनते हैं। अब बहुत सारे प्रोटॉन यहां पर आपको मिलेंगे, कहां पर? ये जो इनर मेम्ब्रेन स्पेस है, बहुत सारे प्रोटॉन आपको नजर आएंगे यहां पर। तो इसीलिए हम कहते हैं जो इनर मेम्ब्रेन स्पेस है ये क्या है? ये जो इनर मेम्ब्रेन स्पेस है ये एसिडिक होती है। क्या होती है? एसिडिक होती है। और इसकी जो pH होती है, pH लो होती है। क्यों लो होती है? ड्यू टू द कंसंट्रेशन ऑफ द लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोटॉन या हाइड्रोजन आइंस। अब ये जो लास्ट कॉम्प्लेक्स है FO F1 पार्टिकल, एनर्जी प्रोडक्शन के दौरान इसका रोल क्या है? जो FO पार्ट है ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस से इस प्रोटॉन को रास्ता प्रोवाइड करता है, रास्ता प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड दी चैनल्स पर किसको? पर प्रोटॉन, पर हाइड्रोजन। जो F1 पार्ट होता है ये ADP को कन्वर्ट कर देता है किसमें? इसको रेड से मैं हाईलाइट कर देता हूं ताकि क्लियर नजर आ जाए। तो ये ADP को कन्वर्ट कर देता है किसमें? ATP में, जो कि एक फंक्शनल
एनर्जी मॉलिक्यूल है एटीपी, किसकी मदद से? इस हाइड्रोजन की मदद से। सही है। जो F1 पार्ट है यहां पर क्या मौजूद होती है? यहां पर एटीपी सिंथेज एंजाइम मौजूद होते हैं, यानी by the help of the ATP synthase the F1 part convert the ADP into ATP by the help of a proton। क्लियर हो गया? तो आगे फिर बढ़ते हैं। ये तो हो गया स्ट्रक्चर। अब आकर माइटोकॉन्ड्रिया को हम डिफाइन कर सकते हैं स्ट्रक्चर के मुताबिक। नंबर 1, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है। क्या है? डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है। क्लियर हो गया? ऑर्गेनेलीज है। सेकंड क्या है? ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है। क्लियर हो गया? तो सेमी ऑटोनोमस से क्या मुराद है? जिस तरह एक सेल के अंदर पूरी मशीनरी मौजूद होती है एंजाइम्स की, अपनी प्रोटीन होती है, डीएनए मौजूद होती है न्यूक्लियस में, सेम इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने राइबोसोम मौजूद होती हैं जिनकी मदद से प्रोटीन तैयार करती हैं, तो एनर्जी प्रोडक्शन कर सकती है। इसके पास अपनी डीएनए मौजूद होती है, ये खुद सेल्फ रिप्लिकेट हो सकती है, लिहाजा ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली भी है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग यानी खुद तकसीम हो सकती है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली भी है। क्लियर हो गया? सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली भी है। तो वापस फिर देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है और माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है, खुदकार ऑर्गेनेली है। सेल की तरह सारी मशीनरी इसके पास अपनी मौजूद होती है जिसे अपने जो भी फंक्शन है वो परफॉर्म कर सकती है। ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली होती है। ये एनर्जी प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनेली है। क्या? एनर्जी प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनेली है। डेफिनेशन क्लियर हो गया या तो कोई मसला तो नहीं है? अच्छा, जो माइटोकॉन्ड्रिया की डीएनए होती है ये तकरीबन सेल की तकरीबन 1% ऑफ द डीएनए ऑफ सेल वो कितनी है? वो क्या है? वो माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए है। ये भी क्लियर हो गया। इसके अलावा इसके पास डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम भी होते हैं, आरएनए भी होती है, इतनी डिटेल में नहीं जानते हैं। एक और टर्म भी देखते हैं आपके बुक में, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर वाली मेम्ब्रेन निकाल कर देखें तब इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं माइटोप्लास्ट। माइटोप्लास्ट का क्या मतलब है? द माइटोकॉन्ड्रिया विदाउट आउटर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया विदाउट आउटर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड माइटोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया without outer membrane is called mytoplast। स्ट्रक्चर भी क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन भी पढ़ते हैं, जो आपके बुक में है वो भी पढ़ेंगे और बुक से हटकर कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस भी पढ़ेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले फंक्शन ये कि एनर्जी प्रोडक्शन करती है। एनर्जी प्रोडक्शन, नंबर 1 प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। और ये एनर्जी किस शक्ल में फॉर्म होती है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जो माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन है वो है एटीपी प्रोडक्शन। इसी फंक्शन के लिए से माइटोकॉन्ड्रिया के सारे नाम है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, एटीपी मिल, सेल फर्नेस एंड स्टोरेज बैटरी। क्लियर हो गया? जो सेकेंड फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का, यानी सेलुलर रेस्पिरेशन, इस ऑर्गेनेली के बगैर मुमकिन नहीं है। सेलुलर रेस्पिरेशन में ये इन्वॉल्व होते हैं, इन्वॉल्व इन सेलुलर रेस्पिरेशन। और सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान यही जो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन है, ऑक्सीडेटिव
ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्लियर हो गया। जो नेक्स्ट है इसमें, माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ सेल मेटाबॉलिज्म, रेगुलेशन ऑफ सेल मेटाबॉलिज्म को भी ये रेगुलेट करते हैं। क्लियर। नंबर 5th फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का, ये कैल्शियम होमियोस्टेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। कैल्शियम होमियोस्टेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। एक प्रोसेस है प्रोग्राम सेल डेथ का, जिसको आप एपोप्टोसिस कहते हैं। एपोप्टोसिस या इसको कहते हैं प्रोग्राम सेल डेथ। प्रोग्राम सेल डेथ का जो प्रोसेस है ये भी माइटोकॉन्ड्रिया के बगैर मुमकिन नहीं है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर इन्वॉल्व इन प्रोग्राम सेल डेथ प्रोसेस, जिसको हम क्या कहते हैं, एपोप्टोसिस कहते हैं। लास्ट प्रोसेस पढ़ते हैं वाइटिलोजेनेसिस। माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होते हैं वाइटिलोजेनेसिस में। वाइटिलोजेनेसिस मतलब यॉक फॉर्मेशन। जो अंडे की जर्दी होती है, यॉक फॉर्मेशन इन ऊ साइट। ऊ मतलब अंडा, साइट मीन सेल। जो अंडे के सेल है, अंडे के सेल में जो जर्दी बनती है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से बनती है। क्लियर हो गया। आज का लेक्चर अगर पसंद आया, आपको इंफॉर्मेशन मिले इस लेक्चर से, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कोई मसला हो लेक्चर का हवाले से आपने कमेंट्स देने हैं, और इसको आगे शेयर भी कर दीजिएगा। और आपने बेल आइकन को जरूर अपने क्लिक करना होगा, ताकि आपके पास नई वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहे। ओके, दैट्स ऑल।